अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हमजा हूं और आप देख रहे हैं भूतों का बाजार। आज की कहानी एक सच्ची वाकया से मुतासिर है। जब शादियों के शोरो गुल में कोई मनहूस साया घुस आए तो खुशी का जश्न चंद ही सांसों में खौफ की चीख बन सकता है। मैं हसन कराची का रहने वाला हूं, लेकिन हमारा पुरखों का गांव खैबर पख्तूनख्वा के कागन वैली के ऊपर एक छोटे से कस्बे दरनियोत में है। 4 साल से हम वहां नहीं गए थे। इस बार मेरे फुफ्फुजाद भाई अरशद की शादी थी, इसलिए मैं, मेरा छोटा भाई बिलाल, अम्मी शगुफ्ता और अब्बू आमिर ने कसम खाई कि चाहे लोड शेडिंग हो या ऑफिस की छुट्टी ना मिले, हम गांव जरूर जाएंगे। 3 हफ्तों पहले ही हमने सदर बाजार से नई शलवार कमीज, वेस्ट कोट, पेशावरी चप्पल सब कुछ ले लिया। अम्मी ने मिठाई के डब्बे, मेहंदी के कोन्स और कराची के फेमस बिरयानी मसाले तक पैक कर लिए। अब्बू ने रेंटेड हाई रूफ वैन की एडवांस पेमेंट कर दी और बिलाल ने मोबाइल की मेमोरी वेडिंग सॉन्ग से भर दी। रात को हंसी मजाक, दिन को पैकिंग, घर का हर कोना शादी फीवर से तप रहा था। हम सुबह 5 बजे सदर से निकले। कराची की तपती सड़कों से मोटरवे से हजारा एक्सप्रेसवे और फिर वो तंग सी घटिया सड़क जिस पर वैन के हर झटके के साथ सीट की स्प्रिंग कमर में लगती थी। 11 घंटे बाद जब दरनियोत की ठंडी हवा ने खिड़की से थप्पड़ मारा तो थकान गायब हो गई। गांव का चौराहा रंगीन पेनेंट फ्लैग्स, हल्के बल्ब और ढोलकी की थाप से सजा था। लग ही नहीं रहा था ये वही सोना सा दरनियोत है जहां बचपन में हम सर्दी के दिनों में क्रिकेट खेलते वक्त हाथ सुन हो जाते थे। बड़े देरा के गेट पर फुप्पा जान ने गले लगाकर कहा, यारा हसन, इस दफा तो गांव को 4 चांद लगा दिए हो, कराची से मशहूर बिरयानी का मसाला लाकर। बिलाल और मैं कजिन आर्मी के अलावा गैर मुल्की कजिन्स के जैसा महसूस कर रहे थे। गांव के बच्चे हमारे शूज को ऐसे देखते जैसे स्पेसशिप के टायर्स हों। शाम तक महफिल गर्म हो चुकी थी। टेरेस पे फेरी लाइट्स झलमल कर रही थीं। एक साइड मेहंदी के गीत, दूसरी तरफ बारबेक्यू की धुआं। दादी अम्मा अपनी चारपाई पर बैठकर नुस्खा सुना रही थीं कि शादी से पहले सरसों का तेल जरूर लगवाएं, नजर नहीं लगती। 2 दिन इस्तिकबाल, शॉपिंग और रिहर्सल डांस स्टेप्स में निकल गए। बिलाल को हर वक्त भूख लगती, कहीं से पकौड़ा मिल गया तो उसे जेब में छुपा लेता, फिर हैरान होकर पूछता किसने खाया और सबको हंसाता। रात को वेरांडा के ओपन आंगन में हम 12 कजिन्स एक ही लाइन में मैट्रेसेस डालकर लेट गए। 4 बजे का अलार्म लगा दिया गया। जो पहले बाथरूम ले लेगा उसकी नसीब, वरना पहरी के बाद पहले से ठंडे पानी से नहाना पड़ता। मीठी ठंड और हल्के फुल्के स्टार्स के नीचे हंसी के झटके आंगन के शीशम तकोनों को गूंज देते। बिलाल हॉरर स्टोरीज पे यकीन नहीं रखता, तो जब साद बोला कि गांव के नीचे पुराना शमशान घाट है जहां से रात को आवाज आती है, बिलाल मुकाबिया हंस हंस कर कहता, भाई यूट्यूब पे दिखा दोगे तो लाइक शेयर जरूर मिलेगा। तीसरे दिन सुबह हल्दी की रस्म, पूरा खानदान हल्दी रंग कमीज पहने फोटो सेशन में मशगूल। धूल बजता, सब मिलकर दुल्हा अरशद को चिढ़ाते, अभी तो तुम हिलाकर मुस्कुरा रहे हो, शादी के बाद EMI भी पे करनी है। अम्मी और फुफ्फी खाने के स्टॉल मैनेज कर रही थीं, अब्बू लाइट्स के वायर से जूझ रहे थे। मैं और बिलाल ड्रोन कैमरा से भूतिया शॉट्स रिकॉर्ड करने की प्लानिंग कर रहे थे। धूप ढलती, शाम होती, घर के अंदर मेहमान इतने कि गेस्ट हाउस तक बुक करना पड़ा। रात के 1 बजे तक मेहंदी सॉन्ग्स और लुड्डी है जमालों की चीखें मिक्स होकर वैली में गूंजती रहीं। अगला दिन बारात। सुबह 3 बजे अम्मी ने हमें जगाकर कहा, बेटा अभी नहा लो वरना बिजली गई तो बकेट भी गर्म नहीं होगी। सारे कजिन्स लाइन बनाकर बाथरूम स्प्रिंट, फिर नाश्ता पराठा अंडा, धुल धुल के शेरवानी टोपी खुस्सा। दिन 11 बजे निकाह का वक्त था। गांव के मरकजी मैदान में शामियाना तले इमाम साहब खुतबा पढ़ रहे थे। मैं, बिलाल, साद, फरा सब बोर होकर बाहर ट्रीज के पास लूडो खेल रहे थे। हर तरफ आंटी अंकल्स फोन से रिकॉर्ड, सेल्फी, फिल्टर्स। हवाएं हुंटी थीं, लेकिन धूप नरम। तभी वो नजर आई, एक बूढ़ी औरत पूरी तरह सियाह लिबास में, बड़े बड़े चांदी के झुमके लटकते, नाक में मोटी जैसा बड़े नथनी, आंखों के गिर्द कड़वा काला सुरमा और हाथ में समोसा प्लेट की बजाय पीतल की थाली जिसमें रस भरी गुलाब जामुन थे। उसने सर पे इतना लंबा चादर लिया कि पांव तक आ रही थी, लेकिन बाल उस चादर के नीचे से शहद जैसे स्याह चमक रहे थे। शहनाई की मीठी धुन जैसे ही क्लोज हुई, लोग खुद ब खुद हट गए। हंसी के साथ साथ एक अजीब सन्नाटा चढ़ गया। जिस कदर खुशी थी वो एक पल में हवाओं ने खींच ली हो। वो सीधा दुल्हन मुनीरा के पास गई, उसके गाल पर हल्के से हाथ फेरा, फिर चेन को पकड़कर धीमी आवाज में बोली, अल्लाह करे तू हमेशा आबाद रहे। लफ्ज तो दुआ थे, लेकिन लहजा यूं जैसे जंजीर खनकती हो।
फिर उसने थाली अरशद और मुनीरा के सामने रखी, किसी से आंख न मिलाई और उलट कर निकल गई। डेजी लाइट्स हिलने लगीं, दुल्हा दुल्हन के रंग उड़ गए, फुप्पा जान के होंठ सूख गए। इमाम साहिब ने जरा बुलंद आवाज में तावुज़ पढ़ा, बोले, सब खैर है, बस इन चीजों से एहतियात जरूर करें। मुझे समझ नहीं आया क्या मसला है। बिलाल ने फुसफुसा कर कहा, ड्रामा क्वीन होगी गांव का कोई कैरेक्टर। शाम तक महफिल फिर से चेहरों पे रंग लौटी। डांस फ्लोर पे कजिन्स ने बलोची झुमरो डाला, स्टॉल्स पे चपली कबाब की खुशबू, और मैं ड्रोन से शॉट्स लेकर फ्यूचर व्लॉग सोच रहा था। लेकिन वो बूढ़ी औरत की थाली अलग साइड रख दी गई थी, नोहा की तरह। बिलाल भूख का मारे फिर से इधर उधर छुपा फिरता। जिस वक्त मैं ट्राइपॉड एडजस्ट कर रहा था, देखा कि वो चुपके से उसी थाली के पास गया, एक गुलाब जामुन उठाया और एक ही निवाले में निगल गया। उसकी आंख में शरारत चमकी। मैं बोला, भाई पकड़ा जाएगा। वो हंस कर बोला, ये राज कब्र तक। उस वक्त किसी ने नोटिस नहीं किया। बारात रात 11 बजे खत्म हुई। हर कोई टूटा थका। हमारी जॉइंट फैमिली के इतने लोग थे कि रूम्स कम पड़ गए, इसलिए आंगन में फिर से मैट्रेस लग गए। सर्द हवा, वीक लैंटर्न लाइट और दूर से कहीं जैकल की चीख। मैंने हुडी पहनी, बिलाल ने स्लीपिंग बैग, लेकिन सोया कोई नहीं। हंसी और मीम्स चल रहे थे। करीबन 2 बजे बिलाल की खांसी शुरू हुई, पहले हल्की फिर तगड़ा दर्दनाक। वाटर जग दिया, लेकिन वो घूंट लेते ही फिर खांस, जैसे गला फाट रहा हो। अम्मी ने उठकर छाती मालिश की, दादी ने कलमा पढ़कर फूंक मारा, लेकिन बिलाल के होंठ बंद होकर चीख अंदर अटक गई। आंखों से आंसू, गले से गरगरा, फिर अचानक उसके मुंह से खून के दाग के साथ 3 मोटरसाइकिल का साइज के शीशे के टुकड़े टपक गए। हम सब की चीख एक साथ निकली। अब्बू ने टॉर्च चलाकर देखा, ये किस चीज के शार्ट्स हैं? कोई जवाब नहीं। दादी ने तेजी से पूछा, बेटा दिन में तैने कोई मिठाई और भुरीदा हाथ दिखाई से? बिलाल कुछ बोल ना सका, लेकिन मेरी याद में चमक आई, गुलाब जामुन। मैंने धार से कह दिया। दादी के चेहरे का रंग पीला। अम्मी चीख कर बेड से गिर गई। दादा ने कहा, सब होशियार, इसको तुरंत मस्जिद वाली हुजरा ले जाओ। कजिन्स मिलकर बिलाल को उठाकर जनाजा स्टाइल में चौक तक ले गए। कोल्ड नाइट एयर में उसकी बॉडी स्पैज़म कर रही थी, हाथ मोड़ कंकाल जैसे मुर्दार। मस्जिद के हुजरा में लोकल इमाम साहिब ने कुरान की आयात पढ़ी, जमजम का पानी पिलाया, फिर बिल्कुल पुरानी तोली से एक फूल निकाला, उसको बिलाल के सीने पर चढ़ाया। कुछ देर के लिए उसकी खांसी रुक गई, लेकिन आंखों से कतरा कतरा लहू चल पड़ा। अम्मी बेहोश होकर गिर चुकी थीं, लेकिन जब होश आया तो सीधा हुजरा से निकलकर नदी के नीचे के जमीन पर उतर गईं, जहां एक पुराना मिट्टी का घर है, जिसे गांव वाले सियाह नानी का डेरा कहते हैं। कहते हैं कि वहां एक औलाद महरूम औरत रहती है, जो शादियों पे नजर करने आती है और सोने के बदले जवान लहू की तलब करती है। उस घर के दरवाजे पे अम्मी ने इतनी जोर से दस्तक दी कि दरवाजा हिल उठा। कुछ लम्हों बाद वही बूढ़ी औरत सोने के कंगन, हार और झुमके पहने निकली, रात की दिम आगोश में जैसे अंधेरों का जलता चिराग। अम्मी ने रोकर पैर पकड़ लिए। मेरी भाजी, मेरा बेटा बेकसूर है, जो चाहिए ले लें, उसे माफ कर दें। औरत ने मासूमियत से कहा, मैं तो सिर्फ दुआ देने गई थी, बुरा तो आप लोगों के दिल में था। अम्मी के रूह तक आग लग गई। उसने सारी बैंगल्स, चेन, इयररिंग्स उतार कर उसकी दहलीज पे फेंक दिए। ले, सोने से मोहब्बत है ना, सब ले जा, मगर मेरे बिलाल को छोड़ दे, वरना याद रख, ये खानदान जहाँ मोहब्बत करता है वहाँ जंग भी करता है। औरत की आंखों में एक लम्हे के लिए कोई खौफ सा चमका, मगर वो चुपचाप दरवाजा बंद कर गई। अम्मी ने छिलती आवाज में ललकारा, याद रख, कलमाए हक की कुव्वत से बड़ा जादू टूट जाता है। फिर वो रात के सन्नाटे को चीरते हुए उल्टे कदमों रसाते चली, सड़कों के नीचे से क्रॉस करके मस्जिद की तरफ, जहाँ बिलाल अभी भी बेहोश पड़ा था। उसी वक्त बिलाल के जिस्म पर इमाम साहिब ने फूल फिराकर दुआ पूरी की। फूल हल्की से चमका और बिलाल का जिस्म धीरे धीरे सीधा होने लगा। शीशे के शार्ट्स उसकी शर्ट से गिरकर जमीन में धंस गए, जैसे किसी ने मैग्नेट से खींच लिए हों। रात के 3 बज चुके थे। कभी लगता सब ठीक हो गया, फिर एक लम्हा बिलाल झटके से आंख खोलता और बगैर आवाज के चीख करता, एक ऐसे हॉरर की चीख जो सीधा दिमाग के ठीक बीच में फटती है। मैं बेबस खड़ा था, समझ नहीं आता किससे लड़ाई करूं, जादू से या खौफ से। अम्मी जब वापस पहुंची तो उनके हाथों में खुद भी पता नहीं कितनी कुव्वत थी। उन्होंने बिलाल के सर पर हाथ रखा, या अल्लाह, जिसने बचाना था अपने अज़्म की मिसाल के लिए ये माँ को चुना है, तो फिर मेरी ममता की कसम, मेरी औलाद को कुछ नहीं होगा। जैसे ही उनके लबों से ये अल्फाज निकले, बिलाल की सांसों का भरा कम हुआ, लौ से चीख हल्की हुई, फिर उसके होंठ हिले, बाजी पानी। इमाम साहिब ने तस्बीह रोककर तसल्ली की सांस ली। अम्मी के गले से सहानी से रूह उतर गई और गांव के आम के दरख्तों पे बाता किस फजर की उम्मीद रखकर खामोश हो गए। मगर दोस्तों, रात अभी बाकी थी
और सिया नानी के घर की दहलीज पर मेरी अम्मी का सोने का ढेर पड़ा था। जब तक सुनरी सूरज की पहली किरण वहां तक ना पहुंचे, कोई नहीं जानता कि वो सोने का क्या बना और सुबह होने से पहले किसने किससे क्या कीमत वसूली। जब सूरज की पहली नरम किरण दरनियोत के पहाड़ों को गुलाबी छांव में लिपेट रही थी, तो गांव में अभी तक वो खामोशी थी जो बुरा खौफ छांटने के बाद भी दिल पर पहली लकर की तरह रहती है। बिलाल अभी हुजरा में ठीक ठहरे से सांस ले रहा था। उसकी कानपती खामोश हो चुकी थी, मगर हर एक सांस में अब भी एक ऐसी हल्के से गुरगुराहट महसूस हो रही थी, जैसे अंधेरों में कोई कुछ कहकर छूट गया हो। मैं हसन फुप्पा जान के हाथ से फसला दूर बैठकर इधर उधर नजर घुमाए जा रहा था, लेकिन मेरे लब चुप थे। हर दम मेरी धड़कन उस बेहोश लम्हे की तरफ लौट रही थी। अम्मी आंगन के कोने में खड़ी थी, सिर्फ एक ही सोच के साथ, ये कैसा कयामती रात थी। दादी अम्मा ने अपनी रुस्वा नौकर दर्जी की डब्बी से एक पुराना तस्बीह निकाला और करीब आते हुए बिलाल की कलाई पे फिर से फूंका। फिर उसके कंधों को हल्का सा उंगलियों से दबा के दुआ की, बेटा बस हवा बदलने दो, रूह को आराम मिलेगा। देरी ना हुई कि पूरे गांव के बुजुर्ग जवान सब इमाम साहब के नेतृत्व में घर घर से जमा हो गए। किसी ने मस्जिद से नेल्सन की मशालें लाईं, किसी ने नदी के पानी से भरा झरधेर की लस्सी की मटका। सुबह सुबह की ठंडी धुंध में सब लटकती कीमत वाले शीशे और थालियां सांसें तिनमिंग घबराहट में साफ साफ गूंज रही थीं। अम्मी ने गुड़ का हलवा बनाया, चिकू ने शेजान ऑरेंज ले आया, फुप्पीजाद बैरी ने एक ढोलक की तरह सफेद पीतल की प्याली में दूध फलका। सब मिलकर एक चादर पर बुद्धि नानीली किस्म के फूल चढ़ाते हुए गांव के कुल देवता के मैदान के ताले पे चारपाइयां बिछाने लगे। मैंने बिलाल की तरह बेहोशी का बोझ महसूस किया, इसलिए चुपके से एक झूला झोली पे लटक गया और अपनी शर्ट की जेब से छिपा तस्बीह हल्की से गमगीन आवाज में भूंका, या अल्लाह। गांव के बुजुर्गों ने जब एक दफा फतेहनामा पढ़ लिया तो फूलों की कुवैरी एक धूप की किरण के साथ चमक उठी और इमाम साहब ने आखिरी दुआ पुकारी। मुनाजात यही है कि जो बुरा मनहूस हो वो ना जाएब, ना नजर पड़े, ना शक्ल नजर आए। जिस वक्त इन अल्फाज ने हवा में गूंज भरी, बिलाल के चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट उमड़ आई, जैसे उसने तस्बीह के हर मोती के दरमियान कोई नया फरिश्ते का खौफ महसूस किया हो। उठते हुए उसने अपनी कमली गिराकर सबकी तरफ देखा। अनोखे नजारों के पेड़ स्टील से खड़े, मगर हर चेहरे पे राहत की एक कटपट लहर गुजर रही थी। हम सब वापस फुप्पा जान के घर चले। रास्ते में सरवाली नदी के किनारे खड़ी कुछ कुल्ली सी मुर्गे वाला थोड़े जुट थे, देखते ही डरे हुए उछल पड़ते। शायद उनको भी पता चल गया था कि जब से सिया नानी ने दहलीज पार की, गांव की महफिल में कोई ना फ्राइडे ऐश की रूह पूरी बरी महलूल हो गई थी। घर के अंदर फिर से वही रंग वापस नहीं आ सका। भुर की धूप आंगन के फरेदों पे तैर रही थी, लेकिन पुरानी हंसी का एहसास कहाँ। अम्मी ने मसले की तहकीकात शुरू की। बताओ किन मेमों ने जामुन की कटोरी को हिलाकर रात के पहले घंटे में मन फरामोश कर दिया था। बिलाल ने चुपकर हाथ उठा के कहा, मैंने एक जामुन लिया था, मगर वो बिलाल नहीं खा रहा था, जैसे कोई बेरूह जैसे चल रहा हो। सब ने कहा नाश्ता, मैंने कहा बॉम्बे वाला जामुन थे, शहद सी मिठास, मगर अंदर से खुश्क एकदम फिटकरी सी खुराक थी। उसकी आखिरी बात ने सबको थोड़ा खौफ में डाल दिया। किसी ने कहा जामुन में फिटकरी नहीं होती, किसी ने घबराकर कहाँ फिटकरी और कहाँ जामुन, ये कैसी मेहमान नवाजी है। ईमानदार जी ने हाथ झाड़न कर कहा, ये सिर्फ किस्से नहीं, किस्मत का इम्तिहान है। बिलाल की खांसी अब ठीक लग रही थी, मगर उसकी बाजू पर एक नंगा निशान भी उभर रहा था, जैसे किसी ने उन्हा को जोर से पकड़ा हो। यारोल सी निशान होने के बजाय दर्द की याद नजर आ रही हो। दोपहर के बाद जब हमने छत पर फलूदा ग्लासेस लगाए तो पूरी खानदान की राय थी कि ये सब सिया नानी की नीयत थी। फुप्पा जान ने जमाना करते हुए कहा, हम इससे बचने के लिए शदमानी का फूल लेकर जाएंगे, जो संगमरमर के टेम्पल के बाजू में होता है। मैंने कहा, बल्कि इस रंग के फूल से पानी में दुआ करके पानी पीने से शैतान दूर होता है। दादी अम्मा ने तसल्ली दी, हम काली देवी के मंदिर से बजरंग बली के नाटक पुकार करेंगे, अंदर से लंबा दीपक जला के सर्द हवा में उनका भागना जरूरी है। अब्बू ने फोन उठाकर व्हाट्सएप ग्रुप में सब कजिन्स को समन किया। टाइम्स चेंज, प्लान भी चेंज। सारे गुपशुप में मिलके हमने 2 शाम बाद एक और जमात का प्रोग्राम बनाया, सिया नानी का असर जल्द दूर करने के लिए। और फिर सबसे मुसलसल तहकीकात शुरू हुई। कोई कन्वेयर बेल्ट जैसा रिचुअल, कोई गरम घी वाली रोटी, कोई सुरमा बारूद का मिक्स।
हर किस्म का इलाज जिससे ये सोया रूह जाग उठता और खुशहाल हालत में घर के दरवाजे पर लश्कार होकर वापस ना जाए। 2 दिन की मेहनत के बाद जब गांव की हुकूमत, ईमानदार साहब, फुप्पा जान और मैं मिलके रोशनी जश्न ऑर्गेनाइज किया तो आमतौर से हल्के फवारे, रंगीन रंग पट्टी, झूला झूला, ढोल ढाक सब कुछ दिखावा था। मगर एक कमी थी। असली हिम्मत तो उस रात की थी जब हमने सिया नानी की शादी वालों से आई हुई मिठाई से पास था थी। आखिर हमने वही मिठाई एक कटोरी से कदम ब कदम नजर बंद की, लाजवाब संपूर्ण बयासमी के साथ गांव के चारों कोनों में रख दी। सुबह जब ईमानदार साहब ने 4 सितारों से बना भाग निकल कर नमाज पढ़ के आसमान में पहुंचा तो पहली बार हंसी वापस आंगन में गूंज पाई गई। बिलाल ने टैके की और हंसी से बोली, हसन, मुझे बस ये नहीं पता कि दूसरी दुनिया में मिठाई कैसी होती होगी, मगर जो हमारी दुनिया में जहर के साथ जामुन मिल गया उसकी वीडियो वायरल हो सकती है। हम सब हंस दिए, लेकिन एक बात सबकी आवाज एक हुई, भूतों का बाजार में ये किस्सा परमानेंट रिकॉर्ड हो गया। इस तरह दरनियोत के सिया नानी वाली रात ने हमारी जिंदगी को एक अजीब सा जख्म भी दिया और एक ताकत भरा सबक भी। तो खानदान की मोहब्बत, बुजुर्गों की हिकमत, दुआओं की कुव्वत और एक कप मिठाई भी कभी कभी जान बचाने वाली हो सकती है। मगर जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि जब अंधेरा सबसे ज्यादा गहरा होता है तब सबसे ज्यादा रोशनी के लिए इंसान अपनी रूह से दुआ मांगता है, और ये दुआ ही हमारी असल जीत थी। सुबह की नजाकत अभी आंगन में न इकट्ठा हुई थी कि गांव की मिट्टी से एक खुशबू जैसे पुरानी यादों की तरह बेनकाब फूट उठी। बिलाल अभी भी थकन के लहजे में फुफ्फा जान के हवेली के दरवाजे पर झुका हुआ था, मगर उसके चेहरे पर यकीन पसंदी जो का रंग उभर रहा था। अम्मी शगुफ्ता ने नरम आवाज में कहा, बेटा अभी ज्यादा ठहर मत, चाय और पराठे ले आते हैं। मैं, हसन, उसका हाथ पकड़कर आंगन के कोने की बैंक पर बैठा गया। दादी अम्मा ने अपनी बुलंद आवाज में कुरान की आयत पढ़ते हुए फूंक मारा, फिर उसे वो चमकते फूल जो इमाम साहिब ने दिया था गले से लटका दिया। बिलाल की आंखों में जो खौफ नजर आ रहा था वो सुबह की रोशनी में थोड़ा धुंधला हो गया, लेकिन उसके सजदे की तस्बीह अब भी कांप रही थी। दिन भर शादी के कैंपेन्स शुरू थे, मेहंदी के डिजाइन्स, बारात के टीजर्स, ब्राइडल झूले, लेकिन हर काम के दरमियान गांव वाले एक ही बात ढूंढते, सिया नानी वापस आएगी या नहीं। जब दोपहर के बाद फुफ्फा जान ने तहकीकात के लिए बाजार भेजा तो हर दुकान पे सिर्फ बहस थी, कौन से टोटके, कौन सी दुआ, कौन सा तावीज। मैंने अपनी कैमरा फोन निकालकर लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू की। लोगों ने फिटकारी जामुन को साफ करके निकाल दिया, लेकिन रूह की परेशानी अभी भी साथ है। कुछ ही देर में कमेंट्स फ्लड हो गए, भाग निकल, पहली शादी में दिमाग मत लगाओ, हमारे गांव की बीबी चोर भी जामुन बेच जाती थी, हमको नजर मत लगा। लाइव में बेखौफ दिखना मुश्किल था, लेकिन हसन की आवाज में एक गरम गरम हिम्मत थी जो अंधेरों से बैर कर रही थी। शाम के 1 बजे मेहंदी रस्म हुई। टेरेस पे ब्रैकेट्स में फेरी लाइट्स तीली हुई और हल्दी के रंग से कितनी मासूमी सी सजावट थी। फुप्पीजाद एक छोटी सी मेहंदी कॉर्नर बना रही थी और सारे कजिन्स ढोलक पे रिदम बना रहे थे। फिर बिलाल ने अजनबी आवाज सुनाई, जैसे किसी की चप्पल रोके वैक्यूम रोमन में जमीन के साथ गिरती हो। वो चुपके से सीधा कमर के पीछे के दरवाजे की तरफ गया। मैंने पूछा, क्या हो रहा है? उसने घबराकर सर हिलाया और बोला, सुन, वहाँ कोई है। मैंने टॉर्च से दरवाजे का किलका रोशन किया तो अंधेरों में सिर्फ एक पुराना चमचिया खड़ा था, दरवाजे के पीछे लटका हुआ, जैसे किसी ने गड्ढा पाकर उसको धूप में सुखाया हो। एक अजीब खनक, जैसे फ्लैशलाइट की बीम से चांदी की चमक बेआवाज गूंज उठी। गांव के हुकुमाबादी में फिर से खौफ फैला। सिया नानी का असर वापस। फुप्पीजाद ने चिल्लाते हुए मेहंदी पितरों से बचने को कहा, मगर ढोलक की थाप पहने लोग डिस्टर्ब होकर डांस शुरू कर बैठे। रात के 5 बजे अंजुमन शादी के मेन्यू फाइनल कर रही थी, लेकिन हर किसी का दिमाग अब खाने की चटनी से ज्यादा किसी कहानी पे था। तभी अब्बू आमिर ने फोन से SMS ब्लास्ट किया, जादुई जादूगर दीन मोहम्मद जी काघन मंदिर की सीढ़ियां चढ़कर पुल पर पहुंच चुके हैं, इंशाल्लाह 2 घंटों में वापस पहुंचेंगे। गांव वालों ने फिर दुआ का झंडा लेकर मस्जिद की तरफ टर्न लिया। फिर से एक इज्तिमा सा बन गया। अमदार साहिब मस्जिद की मीनार पे लाउड स्पीकर से नजराना पढ़ रहे थे, जब तक हकीकत न समझें जुबान से दुआ ही बची है। सबने फुप्पीजाद का हाथ थाम के फूल बिखेर दिए और ढोल सीमा से जश्न के बजाय सजदाए खौफ मनाया। 3 घंटे बाद जब जादूगर दीन मोहम्मद वापस आया तो उसके साथ एक शीशा जैसी गुठली वाली छोटी दाग इशारा थी और एक झुंड धुआं भरी दिया जो बास थालों पे रखे थे।
उसने हुश नजर से बिलाल का चेकअप किया, फिर एक पुरानी किताब खोल के अरशद के सर पर रखी, फिर कहा, यहाँ के बवाली हवास दीवार के नीचे रख दूं? फुफ्फाजाद ने बिना सेकंड सोचे हाँ कर दी। वो चमकते चिमटारों के थैले को संदूक के बगल में छुपाकर वही दीवार के नीचे दफना दिया। फिर जादूगर में मैंने पूछा कि आप सब तैयार हैं? हमने एक जिद्दी से हाँ की आवाज मिली। उसने फव्वारे जैसा दिया पूल में फूंका, फिर दिया के आसपास आग जलाई। तलवार व फिरका चलती रही। 2 घंटे का ये जिक्रो तारीफा जब खत्म हुआ तो सबने एक सहनासी सांस ली। बिलाल की हालत मुखलिस थी, निशान धुंधले, लेकिन दिल की धड़कन पहले जैसी रुकी हुई। अगली रात शादी पे आखिरी फंक्शन, रुखसती का वक्त आ गया। घर के बाहर पूरा मंडप जल रहा था। ढोलक की थाप महफिले रदाउने फरेब ऐसे फैल रही थी कि पहली बार कोई गेस्ट चुपके से दुखी चेहरा देख रहा था। मैंने मेहंदी की छोटी सी पोटी बनाई जब मुझे पर चाय की बांसुरी सी आवाज सुनाई दी। हसन, इधर देख। बिलाल था, पर उसकी आंखें धीमी हौलों सी थी। उसने हाथ से निशान दिखाया। मैदान की मिट्टी पर एक लंबी पांव की चाप थी, जैसे कभी सिया नानी ने देखा, और वापस चल दी। मगर एक छोटा बचपन जैसा शू प्रिंट बेमकसूद पड़ी रही। मैंने झूठ न मान के मेगा हाईलाइट पूछा, ये किसका शू? किसी ने कहा, हमारा तो सब स्नीकर्स गांव के बाहर पकड़ के रख दिए। तभी फराह बेहोश आवाज में बोली, वो दूर से चलती हुई आ रही है। सब ने लूप फेरो दी, मगर कोई ना नजर आया। दिमाग पे सवालात भरी रोशनी रह गई। अगर कोई चल ना कर रही हो तो पाँव की चाप कैसे? फुफ्फीजाद ने तेज हवा जैसी हवा चलती दिखी, फिर ढलान से गुजर गई। सब डिबेट में आ गए और महफिल का जश्न किसी फ्यूनरल से कम न रहा। रुखसती के वक्त अरशद की आंखों में आंसू थे। मुनीरा की शलवार कमीज नील रंग में बिखरी थी। जहाँ ढोलक पे सबने डांस किया, वहाँ हमेशा एक सन्नाटा तन गया। मैंने माइक्रोफोन पकड़ के कहा, अगर जरा सी भूल हो गई हो तो हमारी नियत पक्की है। भूतों का बाजार का नाम रखेंगे तो हर वाकया यहाँ का यही बताएगा। फिर अम्मी ने झप्पी दी, हमारी दुआओं में सिर्फ तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारी हिफाजत भी है। और अब्बू आमिर ने शॉटगन की छोटी सी गुडगुडी से जश्न को खामोशी में बदला। एक पताखा फाड़ दिया गया, लेकिन वो धूम रात में ज्यादा अंधेरी सी महसूस हुई। रात के 12 बजे अम्मी शगुफ्ता ने आंगन के बीच एक लंबा सफेद रुमाल फैला दिया। ऊपर से चांद की रोशनी मिट्टी पे झाग रही थी। उसने सब कजिन्स को बुलाया, आज है आखिरी रात दरनौत में, हर एक को इस रुमाल पर अपनी उलझी दुआ छापनी है। मैंने हवा के झोंके में रुमाल थामा, या अल्लाह इस गांव से हर बुराई दूर हो जाए। बिलाल ने अपना नाम लिखा, या अल्लाह बिलाल की जान बचाए। फरा ने फूलियों से रुमाल सजाया, साद ने सूरा इखलास लिखी। फिर सबने मिलकर रुमाल को छत पे लटका दिया, रस्म नियत के तौर पर, ताकि अंधेरों की सारी आसाम सारी रात के अंधेरों में अटक जाएं। जब वो रुमाल हल्के लहरे उछे तो कहीं से एक दूर का मैग्नेट जैसा खनक सुनाई दिया, मगर सबने हिम्मत से आंख बंद करके दुआ जारी रखी। वाह आले हिलाल, वाह आले यमीन। सुबह के 7 बज गए जब हम निकल पड़े सियासी शामियाना तोलकर उठाने के लिए। आंगन में रुमाल उड़ रही थी, मिट्टी से ये कह रहा हो, अब इस जश्न की रोशनी से मुझ पे रहमत बरसेगी। बिलाल ने अपनी पॉकेट से एक पुराना तस्बीह निकाला। एक मोती टूट गया था, मगर वो उसको गले से लटकाकर चुपके से फिर से पुकारा, अल्हम्दुलिल्लाह। फुफ्फाजाद ने खुशी के आंसू बहाए। दरन्यौत की रात ने हमारी रूह को छुआ, मगर आज शम्स खुदा से नया साल शुरू होगा। मैंने अपनी कैमरा की सेटिंग ऑन की। ये स्क्रिप्ट पूरा सही जुनून था दोस्तों। रुको, मैं अपनी चैनल पे अपलोड करता हूँ। भूतों का बाजार, दरन्यौत की सिया नानी की रात। और जैसे ही वैन ने चलना शुरू किया, मैंने पीछे मुड़ के देखा। वो पुराना घर, वो सिया नानी की मूरत सी उदास थी, मगर आंगन में एक अजीब सी रोशनी कह भर गया, जैसे दराजे ईमान की मिसाल हो। और मैं जानता हूँ ये स्क्रिप्ट सेफ नहीं, मगर कहानियों को जिंदा रखने के लिए हमेशा कुछ खौफ जरूरी होता है। सुबह के 7 बज गए जब हम निकल पड़े सियासी शामियाना तोलकर उठाने के लिए। आंगन में रुमाल उड़ रही थी, मिट्टी से ये कह रहा हो, अब इस जश्न की रोशनी से मुझ पर रहमत बरसेगी। बिलाल ने अपनी पॉकेट से एक पुराना तस्बीह निकाला। एक मोती टूट गया था, मगर वो उसको गले से लटकाकर चुपके से फिर से पुकारा, अल्हम्दुलिल्लाह। फुफ्फाजाद ने खुशी के आंसू बहाए। दरन्यौत की रात ने हमारी रूह को छुआ, मगर आज शम्स खुदा से नया साल शुरू होगा। मैंने अपनी कैमरा की सेटिंग ऑन की। ये स्क्रिप्ट पूरा सही जुनून था दोस्तों। रुको, मैं अपनी चैनल पे अपलोड करता हूँ। भूतों का बाजार, दरन्यौत की सिया नानी की रात। और जैसे ही वैन ने चलना शुरू किया, मैंने पीछे मुड़ के देखा। वो पुराना घर, वो सिया नानी की मूरत सी उदास थी, मगर आंगन में एक अजीब सी रोशनी कह फरका, जैसे दराजे ईमान की मिसाल हो। और मैं जानता हूँ ये स्क्रिप्ट सेफ नहीं, मगर कहानियों को जिंदा रखने के लिए हमेशा कुछ खौफ जरूरी होता है। सुबह की पहली धूप ने दरनियौत के फूलों पर मोतियों जैसी बूंदें छोड़ो, मगर आंगन का वो भयानक हैवान खामोशी ने अब तक किसी को जाने ना दिया। जब हम वन में बैठकर सफर के लिए निकले तो गांव के दरवाजे पर अम्मी ने एक नजराना छोड़ दिया। एक छोटी सी तासी मिल्क डालकर
जिसमें उस रात सिया नानी के घर से लाया हुआ पानी, इमाम साहिब के फूल और बिलाल के दिए हुए चमकते फूल थे। उसने रोटी की परत पे मीठी सी मेहंदी की चाप लगाई ताकि गांव की रूह को याद रह जाए कि हर सताइश के बाद मोहब्बत भी वापस लौट आती है। गांव वालों ने होंठों पे हल्की मुस्कुराहट ली, फिर एक एक होंठ हिलाकर अम्मी की नजरों के साथ दुआ की, ये दरनियौत हमेशा अमन में रहे। रस्ते में नदी के किनारे रुककर हमने पानी खाया तो मुझे अंधेरों की वो गहराई याद आई जब बिलाल के गले से खून और शीशे के टुकड़े टपक रहे थे, लेकिन अब उसकी मुस्कुराहट ने हर दर्द को हल्का कर दिया। उसके कंधे पर वो निशान रह गए, मगर उसकी रूह अभी खानदानी दुआएं का दम भर रही थी। मैंने उससे पूछा, भाई अब कैसा महसूस होता है? वो चुपके से हैरान झनकोर कहता, जैसे जब शुरू करते हैं तो अंजाम का पता ना हो, मगर खत्म होने पे लेकिन सुकून मिलता है। रात के उस जुनून के बाद हम सब उस खानदान की मोहब्बत और बुजुर्गों की हिकमत को लेकर सोच रहे थे कि कहाँ घना घना सी फियर और कहाँ खुदामीनी की रोशनी। फुप्पा जान ने हंसकर कहा, ये तो पहेली हुई भूतों का बाजार के लिए। अब जो भी कहानी बनेगी वो सिर्फ कहानी नहीं, तजुर्बा होगी। साद ने वीडियो रिकॉर्ड करते हुए कहा, चैनल पे ये पार्ट सीरीज सबसे ज्यादा व्यूज लाएगा, लोग इस रियलिज्म को पसंद करेंगे। फरा ने अपना दुपट्टा दबाकर कहा, अब जो भी शादी में मिस्टेक मिसचिफ होगी वो सिर्फ दुल्हे दुल्हन के लिए नहीं, हमारे लिए भी सिग्नल होगी कि कहीं कोई सिया नानी तो नजर नहीं आ रही। गांव से निकलते ही मैंने वैन के पीछे का विंडो खोला और आम के दरख्तों से उदारा खुशबू महसूस की, जैसे हर परछाई से फरार मिल गई हो। वैन के इंजन की आवाज ने मुझसे कसम खाई कि जब तक भूतों का बाजार चल रहा है कोई भी अंधेरा हमारी हिम्मत नहीं तोड़ सकता। बिलाल ने एक छोटी सी तस्बीह अपनी जेब में रखी, उस पर लिखा शिफा, और कहा, दोस्त ये मेरी निशानी है कि अब मैं कभी अनोखे जमुन के वफादारी से नहीं डरूंगा। मैंने नोटबुक निकाली, इस किस्सत को पार्ट 4 में कैसे रैप अप करूं, और तुरंत लिखने लगा, अगर तुम्हें अपनी खुशी चाहिए तो कभी किसी पुरानी मोतीन से दिल ना लगाओ, मगर दोस्त दुआ और मोहब्बत की मिठास हर कानून से बुलंदी पे ले जा सकती है। और इसी के साथ हमारी दरनियौत की सिया नानी वाली रात का सिलसिला यहाँ खत्म होता है। अगली दफा जब कोई कहानी भूतों का बाजार में लहर उठाएगी तो यकीनन उसमें हमारी इस हिम्मत, बुजुर्गों की दुआओं और एक कप फिटकारी जमुन की ताकत जरूर होगी। दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि दरनियौत की दूसरी कहानी कौन सी जगह हो सकती है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हमारी अगला एपिसोड भी आपको उतना ही खौफनाक, उतना ही दिलचस्प और उतना ही पाकिस्तान से मुतासिर होगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए भूतों का बाजार का होस्ट आपका हमजा कहता है खुदा हाफिज और हिफाजत के साथ।